Starting with kingdom Protista, all single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं जो सिंगल सेल्ड है यूजुअली एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के जो सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। तो सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स ऑलमोस्ट सारे प्रोटिस्टा में आते हैं, लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो हम मेंशन कर दे वो प्रोटिस्टा में ही आएगा। ये बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ साइंटिस्ट प्रोटिस्टा में कंसीडर करते हैं, कुछ साइंटिस्ट प्लांट्स में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बाउंड्री नहीं है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो प्रोटिस्टा में ही आएगा। सो देयर इज अ कंफ्यूजन एंड देयर इज नॉट नो फिक्स्ड बाउंड्री इन दिस किंगडम. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. तो अलग अलग साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डिविजन्स होती है किंगडम प्रोटिस्टा में। अलग अलग फाइलम होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। बट जो हम इस बुक में कंसिडर करेंगे वो कौन से फाइलम्स को कंसिडर करेंगे? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम 5 फाइलम्स कंसिडर करेंगे: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. Members of Protista are primarily aquatic. Important point कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो यूजुअली मेनली एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं बट प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स में कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर ऑलवेज एक्वेटिक, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बट अगर क्वेश्चन आता है कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक तो ये ट्रू है। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. मोनेरा और फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स के बीच का लिंक की तरह ये सर्व करता है। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. तो यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके बाहर मेम्ब्रेन होता है और बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता, ना ही न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोट्स में ही न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है क्योंकि वो यूकैरियोट्स आते हैं उसमें, तो उधर न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्ट जो है उनमें फ्लैजिला या सीलिया भी हो सकता है फॉर मूवमेंट, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है हम एसेक्सुअल भी देखते हैं, सेक्सुअल भी देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेल फ्यूज होता है दो पेरेंट्स से और जाइगोट फॉर्म होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक बार रिव्यू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, ऑलमोस्ट सारे, वो प्रोटिस्टा के अंदर है। कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स जैसे यीस्ट है वो फंजाई जैसे किंगडम्स में भी है, बट यूजुअली जो मेनली सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है वो प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर्स हैं वो पहले तो यूकैरियोटिक होंगे और दूसरा सिंगल सेल्ड होंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में नहीं आते। इस किंगडम की बाउंड्रीज जो है अच्छे से डिफाइंड नहीं है। अगर किसी साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा है तो दूसरे साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से वो प्लांट भी हो सकता है। जैसे मोनेरा की बहुत डिफाइंड बाउंड्री है कि इसमें प्रोकैरियोट्स ही आएंगे, इट हैज अ डिफाइंड बाउंड्री कि प्रोकैरियोट्स आएंगे। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो हम उसे किसी बाकी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। वैसा प्रोटिस्टा के साथ नहीं है, कुछ कंफ्यूजन जो है इस किंगडम में आ जाती है, तो बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। हम जो फाइलम्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर कंसीडर करने वाले हैं वो है क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा जो है प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। किंगडम जो है मोनेरा और बाकी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई किंगडम्स के बीच में लिंक का काम करता है किंगडम प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, मतलब उसके बाहर मेम्ब्रेन होगी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। कुछ में फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होता है, कुछ में फ्लैजिला या सीलिया भी प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होता है। फर्स्ट फाइलम क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स diatoms and golden algae. They are found in fresh water as well as in marine environments. तो क्राइसोफाइट्स जो फाइलम है इसमें आते हैं डायटम्स और गोल्डन algae,
गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। ऑब्वियसली नाम एल्गी है क्योंकि पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गी में होगा, बट अभी ये प्रोटिस्टा में है। गोल्डन एल्गी इज एक्चुअली अ प्रोटिस्ट, एंड प्रोटिस्ट में भी क्या क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आते हैं। गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स कहते हैं वो आते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर में जहाँ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं, सो यू ऑब्वियसली नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन। एंड याद रखने के लिए द बेस्ट ट्रिक इज रीडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो खुद ही याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। तो ऐसे लाइन बाय लाइन यू शुड बी रिमेंबरिंग एवरी लाइन। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी फैक्ट बेस्ड चैप्टर। लॉजिक नहीं है, लर्न ही करना है ऑलमोस्ट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। प्लैंकटन तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में। और प्लैंकटन्स होते हैं। प्लैंकटन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर करंट्स में फ्लो करते रहते हैं नेचुरली। कोई एनर्जी नहीं लगाते फ्लो करने के लिए, जैसे जैसे वाटर बह रहा है वैसे वैसे वो ऑर्गेनिजम्स बहते रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लैंकटन कहते हैं, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये सारे जो है पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में। तो क्राइसोफाइट्स भी प्लैंकटन्स हैं क्योंकि ये वाटर करंट्स में पैसिवली फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। Diatoms में in diatoms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, the soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are chief producers in the ocean. ये जो डायटम्स है क्राइसोफाइट्स में, जो डायटम्स आते हैं, पहले तो क्राइसोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। आगे हम देखेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पहले दो फाइलम्स है क्राइसोफाइट्स है और डाइनोफ्लाजेलेट्स हैं, ये दोनों फोटोसिंथेटिक है। फिर यूग्लिनॉइड्स जो आते हैं वो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स फिर आते हैं तो एकदम ही सैप्रोफिटिक हो जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और प्रोटोजोअन्स भी हेटेरोट्रॉफिक है। तो ऐसा प्रोसेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। डायटम्स में क्या होता है कि जो उसकी सेल वॉल्स हैं वो दो शेल्स बनाती हैं। दो शेल्स ऊपर और नीचे से, दो शेल्स जो कि ओवरलैप करते हैं और एक सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे सोप बॉक्स का एक ऊपर का पार्ट होता है और नीचे का पार्ट होता है जो साथ में आके फिक्स हो जाता है, वैसे ही डायटम्स के सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो वॉल्स हैं उनमें क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वॉल्स हैं इनमें सिलिका एम्बेडेड होती है। दे आर एम्बेडेड विद सिलिका। इसीलिए ये वॉल्स जो है इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं बिकॉज सिलिका इज फिजिकली एंड केमिकली स्ट्रॉन्ग। तो ये वॉल्स इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। जब डायटम्स मर जाते हैं और वो समुद्र के एकदम नीचे चले जाते हैं, तो क्योंकि ये जो सेल वॉल्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ये ओशन के बेस पे या सी के बेस पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स से डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ये जो डिपॉजिट होके जो सॉइल बनाते हैं, जो सॉइल का कॉम्पोजिशन बना देते हैं, उसको कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। डिपॉजिट होके फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स द सॉइल जो ये बनाते हैं उसको कहते हैं डायटमेशियस अर्थ। ये ग्रिटी होता है, खुरदरा सा होता है, तो पॉलिशिंग में यूज होता है। और ऑयल्स और सिरप को फिल्ट्रेशन का, ऑयल्स एंड सिरप को फिल्ट्रेट करने का एक मैकेनिज्म होता है, उसमें भी हम डायटमेशियस अर्थ को यूज करते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अगेन इंपॉर्टेंट कि जो ओशंस हैं उसमें चीफ प्रोड्यूसर्स, मेन ऑर्गेनिजम्स जो खाना बनाते हैं ओशंस में, वो डायटम्स है बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक। तो ये फूड प्रोड्यूस करते हैं खुद से। So diatoms are chief producers in the oceans. Important. Reviewing ones. Chrysophytes इस ग्रुप में आते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स कहते हैं, नाम एल्गी है बट है प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट्स जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और प्लैंकटन होते हैं, मतलब वाटर करेंट्स में पैसिवली फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। डायटम्स में क्या होता है कि सेल वॉल जो है दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है लाइक अ सोप बॉक्स। और उन वॉल्स में, उन सेल वॉल्स में सिलिका एम्बेडेड होता है जो कि उन्हें बहुत ही हार्ड और इंडिस्ट्रक्टिबल बना देता है। तो जब डायटम्स व्हेन दे डाई एंड व्हेन दे सेटल डाउन टू द बेस ऑफ द ओशन, सेल वॉल के बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट्स वहां पे बन जाते हैं उस वाटर बॉडी के बेस पे। और इस एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। और ये जो सॉइल है वो ग्रिटी होता है, खुरदरा होता है, तो उसको हम पॉलिशिंग और ऑयल्स
एंड सिरप्स की फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। ओशंस में जो है क्राइसोफाइट्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। डाइनोफ्लाइजुलेट्स Dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue, or red, depending on the main pigments present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में कह रहा है कि मोस्टली मेराइन है। हमने क्राइसोफाइट्स में क्या देखा था कि ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मेराइन एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं इक्वली। बट डायनोफ्लैजेलेट्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये मोस्टली मेराइन है एंड अगेन दे आर फोटोसिंथेटिक टू। तो जो पहले के जो दो फाइलम्स हैं क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स वो फोटोसिंथेटिक है। यूग्लिनॉइड्स सनलाइट में फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। स्लाइमोल्स और प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो किसी भी चीज को कलर क्या देता है, पिगमेंट्स देती है, उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे उसका कलर डिसाइड होता है। अब डायनोफ्लैजेलेट्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके बेसिस पे जो है इनके कलर में वेरिएशन देखने को मिलता है कि कुछ में एक स्पेसिफिक येलो कलर वाला पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो उनका कलर येलो होगा, किसी में रेड वाला पिगमेंट होगा तो उनका कलर रेड होगा। तो कलर में वेरिएशन देखते हैं। कौन कौन से कलर? येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्राउन। दिस इन माय ओपिनियन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बट मैंने ऐसे याद किया था कि स्कूल में हाउसेज होते हैं ना, सो द मेन कलर्स ऑफ द हाउसेज आर येलो, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। तो ये चार तो हो गए, इनके एडिशन में ब्राउन भी आ गया। सो ये कलर की वेरिएशन है उनमें। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. तो यूग्लिनॉइड्स में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं जो सेल वॉल है उसके ऊपर स्टिफ प्लेट्स है, हार्ड प्लेट्स है जो कि सेलुलोज की बनी है। तो यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल के बाहर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, सेलुलोजिक प्लेट्स। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. यूजुअली मोस्टली जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनमें दो फ्लैचुला होते हैं। एक जो होता है लॉन्जिट्यूडनल होता है सीधा ऐसे, और एक ट्रांसवर्स होता है बिटवीन इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो वॉल प्लेट्स के बीच में एक फरो बन जाती है, एक पैसेज बन जाता है और दूसरा फ्लैचुला जो है ट्रांसवर्सली इस फरो के बीच में लाई करता है। तो यूजुअली यूग्लिनॉइड्स हैव टू फ्लैचुला, one is longitudinal and the other one is transverse and lies in a furrow between the wall plates. Very often, red dinoflagellates, example Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, red tides. Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. तो बहुत बार क्या होता है कि रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं जो बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन अंडरगो करते हैं ताकि वो सी को एक कलर्ड अपीयरेंस दे सके। तो आंसर होगा रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। तो कभी कभी रेड डायनोफ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसा अपीयरेंस दे देते हैं कि सी पूरा रेड ही है। इसको हम रेड टाइड्स कहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल गोनियोलैक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गोनियोलैक्स जैसे रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन अंडरगो करते हैं और ऐसा अपीयरेंस देते हैं कि सी रेड हो गया, तो इसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। ये जो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और इनका नंबर इतना बढ़ जाता है तो ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं इतने लार्ज नंबर्स में, और ये जो टॉक्सिन्स हैं वो फिशेस जैसे बाकी मेराइन एनिमल्स हैं उनको हार्म कर सकते हैं। सो रेड टाइड्स आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर द मेराइन लाइफ। रिव्यूइंग दिस वंस, डायनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं या ब्राउन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। द सेल वॉल के बाहर सेलुलोजिक प्लेट्स है बाहर के सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैचुला, वन इज लॉन्जिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसफर्स इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। बहुत बार रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, एग्जांपल गोनियोलैक्स, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड। टॉक्सिन्स ये जो लार्ज नंबर्स रिलीज करते हैं, दे मे इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। Euglenoids. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ देम जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं
और फ्रेश वाटर में भी कहाँ, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट्स में हमने क्या देखा, दोनों फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। डायनोफ्लैगेलेट्स में देखा कि मोस्टली मेराइन वाटर। यूग्लिनॉइड्स में हम क्या देख रहे हैं, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं और उसमें भी स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। बार बार रीड करना होगा टू एक्चुअली ग्रास्प दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज अगेन फैक्ट बेस्ड चैप्टर है। अब सेल वॉल की जगह, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनमें सेल वॉल नहीं होता है, इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बना देता है। तो असर्शन रीजनिंग आ सकता है, असर्शन में आ सकता है जैसे कि द बॉडी ऑफ यूग्लिनॉइड्स इज फ्लेक्सिबल। रीजन में आ सकता है कि दे हैव अ सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल के बजाय उनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। तो अगर रीजन ये होता कि दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, तो होता कि assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation. They have two flagella, a short and a long one. दो flagella होते हैं यूग्लिनॉइड्स में, एक short and one long. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on smaller organisms. This is pretty interesting कि जब sunlight available होता है तब तो photosynthesis कर लेते हैं, but जब sunlight की availability नहीं होती, जैसे रात में या shade में, when they don't get sunlight because of some reason, they start behaving like heterotrophs. क्या करते हैं, जो smaller organisms हैं उन पे predate करने लगते हैं, उनको खाते हैं. So very important that euglenoids are photosynthetic in the presence of sunlight, but जब sunlight नहीं होता तो वो heterotrophs की तरह behave करते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है प्रोटिस्टा में जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस करता है बट उसकी एब्सेंस में नहीं करता, वो है यूग्लिनॉइड्स. आंसर विल बी यूग्लिनॉइड्स. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. इसमें एग्जांपल है हमें यूग्लिना दिया हुआ. जो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स हैं यूग्लिना में वो बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है हायर प्लांट से. तो जैसे पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए हायर प्लांट्स में होते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, वैसे ही यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं. यूग्लिनॉइड्स में एग्जांपल हमें दिया है यूग्लिना. ऊपर क्राइसोफाइट्स में एग्जांपल से डायटम्स एंड डेस्मिड्स. डायनोफ्लैगेलेट्स में एग्जांपल हमने देखा गॉर्नियोलैक्स व्हिच इज अ रेड डायनोफ्लैगेलेट. रिव्यूइंग यूग्लिनॉइड्स वंस, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं. सेल वॉल के बजाय रिच प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है. दो फ्लैचुला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है. सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं बट एब्सेंस में दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ. पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. इसका एग्जांपल है यूग्लिना, वेरी ऑब्वियस, यूग्लिना यूग्लिनॉइड्स. दिस इज एक्चुअली यूग्लिना. Slime molds. Slime molds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स वो प्रोटिस्ट होते हैं जो सैप्रोफिटिक होते हैं. सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, जो डेड और डीकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड. So they feed along the decaying twigs and decaying leaves, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनगल्फ करते हुए चलते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, जब कंडीशंस उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती हैं, तब वो एग्रीगेशन बना देती है. जैसे बहुत सारे प्रोटिस्ट जो है वो साथ में आ जाते हैं और एक एग्रीगेशन, एक कलेक्शन बना लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे फीट तक ग्रो कर सकता है, और इस एग्रीगेशन को प्लास्मोडियम कहते हैं. अब अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये जो प्लास्मोडियम है ये डिफरेंशिएशन अंडर वो करता है, मतलब इसके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग में चेंज आता है और ये डिफरेंशिएट होके स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिनको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं. और फ्रूटिंग बॉडीज के जो टिप्स हैं उन पे होते हैं स्पोर्स. इन स्पोर्ट्स में जो है सेल वॉल होता है वो ट्रू होता है, रियल सेल वॉल होता है, और ये जो स्पोर्ट्स है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों के लिए सर्वाइव कर पाते हैं. एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं ये स्पोर्ट्स. एयर करंट्स जो है इन स्पोर्ट्स को
डिस्पर्स करती है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। बॉडी डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उस पर फीड करती है। सुटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसको कहते हैं प्लास्मोडियम, जो बहुत सारे फीट तक ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम ये प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। उन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स। प्रोटोजोन्स, all protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक है, मतलब वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी ये दो मेन टाइप सिखाते हैं, प्रीडेशन या पैरासाइट्स। तो या तो वो प्रीडेट कर सकते हैं, अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर सकते हैं, नहीं तो वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रह सकते हैं और होस्ट की मैकेनिज्म का यूज करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोटोजोअन्स कहा जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इंपॉर्टेंट कि प्रोटिस्टा का कौन सा फाइलम है जिसको कहा जाता है कि वो एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है। एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम दो किंगडम क्लासिफिकेशन देखें, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, और अगर हम प्रोटोजोन्स को देखें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से ज्यादा एनिमल्स से मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, so they are closer to animals than plants. So we say that protozoans are primitive relative of animals. प्रोटोजोन्स में भी चार मेजर ग्रुप्स आते हैं। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फिर है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फिर है स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ये मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, फॉल्स फीट। ये क्या करते हैं कि प्रीडेशन से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, और प्रीडेट करने के लिए क्या करते हैं, इनके पास सीडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है और अलग अलग शेप्स बना सकती है, उसको कहते हैं सीडोपोडिया। जो फीट बना लेते हैं उसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। उन फीट की मदद से वो जो अपना प्रे है उसको एनगल्फ करती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। ये जो है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। जो उनकी मेराइन फॉर्म्स होती है, जो सी वाली फॉर्म्स होती है, जो मेराइन वाटर वाली फॉर्म्स होती है, उनमें उन सरफेस पे सिलिका शेल्स होते हैं, सिलिका के बने हुए शेल्स होते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंटोमीबा आर पैरासाइट्स। एंटोमीबा इज ऑल्सो एन अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो है डिसीज कॉजिंग होता है, जैसे एंटामीबा। ये एंटामीबा हिस्टोलिका कॉज करता है ह्यूमंस में, अमीबिक डिसेंट्री। तो सम ऑफ देम आर पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक। Amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, seawater, or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, false feet as in amoeba. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them, such as Entamoeba, are parasites. Flagellated protozoans. The members of this group are either free living or parasite. Flagellated protozoans में जो members होते हैं वो या तो free living होते हैं, मतलब independently exist करते हैं, नहीं तो parasitic होते हैं, host की body में रहते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है, एज द नेम सजेस्ट्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो इनके पास फ्लैजिला होता है जिससे कि वो मूव करते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा। जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के, वो यूजुअली पैथोजेनिक भी होते हैं, जैसे ट्राइपैनोसोमा। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। Ciliated protozoans. These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity, gullet, that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. Example, paramecium. Ciliated protozoans क्या होते हैं? Aquatic होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं। और एक्टिवली मूव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। सीलिया जो है स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल थिन स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट। ये पूरी बॉडी पे अरेंज्ड होते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म इनको मूव करता है तो या तो ये खुद मूव करने लग जाएगा, जैसे हम बोट को जब रो करते हैं तो बोट मूव करता है। इनके पास ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रोज है जो इनको मूव करने में मदद करता है। तो या तो ये खुद मूव हो जाएंगे, नहीं तो जो यहाँ पे सपोज अगर फूड रखा है वो इनके पास आ जाएगा। दैट इज हाउ दे मूव और ऑब्टेन देयर फूड। और फूड जब गलेट में, इनके गलेट में आ जाता है तो फिर इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है। फिर जो डाइजेशन वाले प्रोसेसेस है वो होते हैं इधर। दे हैव अ कैविटी, गलेट कैविटी होती है जहाँ से सब्सटेंसेस इन या आउट होते हैं।
जो सीलिया है उनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या तो ऑर्गेनिज्म को मूव करा देता है, नहीं तो वाटर को मूव करा देता है, वाटर जिसमें फूड है, ताकि वो गलेट में आ सके। एग्जाम्पल है पैल्मेशन। Sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycles. Sporozoans प्रोटोजोआ का वो ग्रुप है जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक स्पोर लाइक स्टेज होता है जो इन्फेक्शियस होता है। तो वो प्रोटोजोअन्स जिनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है वो स्पोरोजोअन्स में आते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। The most notorious is Plasmodium, malarial parasite, which causes malaria, a disease which has a staggering effect of human population. तो इनमें से सबसे जो प्रॉब्लमेटिक, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक स्पोरोजोन प्रोटोजोन है वो है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। ये एक्चुअली प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन में भी स्पोरोजोन है। मतलब इसमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है जो कि मेन इन्फेक्शन, मेन ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़ते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होता है, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है,